ये जो न्यूज़ है ये अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमारी कंट्री के नए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं वो अपॉइंट कर दिए गए हैं, जिनका नाम है राजीव कुमार। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, कुछ दिनों पहले मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था, तो एक बच्चे के द्वारा एक वीडियो के नीचे कमेंट किया गया। उसमें बोला था कि सर, जैसे कि यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशन बनते हैं या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, तो ये फॉर्मर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे यूपीएससी का एग्जाम देकर आप लोग जाओगे तो इन पोस्ट के ऊपर आप लोग बैठोगे। तो उसका ही क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है। तो देखो यार, सैलरी तो खैर मैं बता रहा हूँ, पर लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कभी भी किसी भी पोस्ट को ज्वाइन मत करना। आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, ठीक है। सैलरी जो है यहाँ पर जो इनको मिलेगी वो होगी 2.5 लाख रुपए करीब, यानी कि 3,300 के करीब जो है वो इनको जो यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर मिलेंगे पर मंथ। तो ये सैलरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी ये आर्टिकल डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, काफी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा, यानी कि करंट और स्टैटिक का मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल एक चैप्टर आप लोगों का कवर हो जाएगा जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है, तो ये पूरा मैं कवर करूंगा, ठीक है। बाकी पहले बात करते हैं आज की मोटिवेशनल कोट के साथ में, और इसी के साथ में आप लोग बताइए आप लोगों का दिन जो है वो कैसा रहा और किस तरीके से आप लोगों ने आज का जो कंप्लीट टाइम है वो यूटिलाइज किया, टारगेट कितने प्रतिशत आप लोगों ने अचीव किया है। और जो बात मैं आप लोगों को बोलता हूँ वो डेली फॉलो करते हो कि नहीं। मैं बोलता हूँ कि वीडियो कंप्लीट होने के बाद में वीडियो के एंड में लगभग 1 मिनट आंखें बंद कर कर आप लोगों को लेक्चर को रिकॉल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम लोग जो है ये चीज़ें कंटिन्यूसली नहीं कर पाते हैं, पर लेकिन जो करते हैं आप लोग यकीन मानिएगा, आप लोग एक तरीके मेडिटेशन सोच सकते हैं। सो भी किसी चीज़ को रिकॉल करना, ये माइंड पर प्रेशर डालना होता है और उसके बाद में फिर चीज़ों को अपना एक तरीके से याद करना, तो मेमोरी फॉर्मेशन का आप लोगों का काम करता है। तो ये आप लोग जरूर किया कीजिए। ऐसा नहीं कि लेक्चर ही रिकॉर्ड करना है, शाम को जब भी आप लोग बिस्तर पर जाते हो पूरा दिन रिकॉल कर सकते हो कि आज क्या दिन आप लोगों ने क्या क्या किया, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आज की मोटिवेशनल कोट है। बोला गया है कि अगर आप लोग बात करते हैं कई बार कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, बोला जा रहा है व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट एनफ। तो ये देखिए, आप लोग ये डिसाइड करिए पहले इंपॉर्टेंट है कि या नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अगर वो इंपॉर्टेंट है तो बोला गया है यू डू इट इवन इफ द ओड्स आर नॉट इन योर फेवर। यानी कि भले ही कोई कंडीशन क्यों ना बन जाए, कोई सिचुएशन क्यों ना बन जाए, अब यार उसके लिए उसको अचीव करना है तो करना है। आप लोग कोई चीज़ पसंद है वो चाहिए तो चाहिए, ठीक है, वो वाली कंडीशन होनी चाहिए। अब उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े वो आई डोंट केयर, ठीक है, तो मुझे करना है, वो चीज़ मुझे चाहिए। ये वाला अगर एटीट्यूड आप लोगों के माइंड के अंदर देखने को मिलेगा तो फिर आप लोग किसी भी चीज़ को अचीव कर लोगे, ठीक है। तो वही है बेसिकली, पुष्पराज फायर है, फायर, ठीक है। तो फायर बनना है अगर कोई चीज़ आप लोगों को चाहिए, पर लेकिन उसमें आप लोग का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ये नहीं कि वो चीज़ आप लोगों के पास में आ गई फिर आप लोग उसको रेस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चीज़ के लिए उसी के लिए मेहनत करो जो रिलेटिव में लगता है कि आप लोगों को चाहिए। आप लोग खुद देखिए, अगर आप लोगों को करियर बनाना है, अब मान लीजिए आप लोगों को यूपीएससी क्लियर करना है, 1 या 2 साल की मेहनत अगर आप लोग ढंग से कर देते हैं तो आने वाले आप लोगों के 50-60 साल जो हैं वो बड़े शानदार तरीके से जाने वाले हैं। इवन उसके बाद भी जैसे आप लोग रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद भी आप लोग जो है यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं किसी भी पोस्ट पर आप लोगों को रख दिया जाता है। तो इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। बेसिकली अगर यूपीएससी के थ्रू किसी भी पोस्ट पर आप लोग जाते हैं ना, तो ये बोला जाता है कि जिंदा हाथी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली 1 लाख का, और मरा हुआ हाथी 3 लाख का। यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद में ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इनकी जो रेपुटेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इनका एक्सपीरियंस रहता है, ये अलग अलग एरिया में किसी इंटरव्यू के पैनल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या फिर किसी कंपनी के बड़े आप लोगों को ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पार्ट आप लोगों को नजर आएंगे, किसी के डायरेक्टर जनरल कहीं पर आप लोगों को बने हुए नजर आएंगे। तो ऐसी पोस्ट यहाँ पर इनको आगे चलकर मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें 1-2 साल की मेहनत जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी बना देती है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि यार ये इस तरह की चीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में होनी चाहिए, तो यार फिर कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, भाई करना है तो करना है। वो वाला नेचर आप लोगों को लेकर आना है, और ये हर एक इंसान के अंदर आ सकता है। बस आप लोगों को उस चीज़ को विजुअलाइज करना है कि हाँ ये चाहिए तो क्यों चाहिए, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, एक एक आर्टिकल काफ़ी डिटेल में कवर करूंगा, जिससे कि कोई भी डाउट जो है वो आप लोगों के माइंड में देखने को न मिले। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लोग आर्टिकल जो कवर करने वाले हैं, इससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है, और नॉर्मली यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर पुलित्जर प्राइज के बारे में। तो ये पुलित्जर प्राइज होता है, ये बेसिकली जर्नलिज्म का नोबेल प्राइज आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि पत्रकारिता का नोबेल प्राइज इसको बोला जाता है कई बार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइज है। ये हमारे देश के कई सारे लोगों को, या फिर हमारे देश के मूल के कई सारे लोगों को मिला हुआ है। आप लोगों को ये बताना है कि सबसे पहले जो ये प्राइज मिला था ये 1937 में हमारे देश के नागरिक को मिला था। कौन सा है इनमें से आंसर? गोविंद बिहारी लाल, इसी के साथ में झुंपा लहरी, तीसरे यहां पर गीता आनंद, चौथा है नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप लोगों को आर्टिकल में डिस्कस करता हूं डिटेल में, तो कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा।
ये जो आर्टिकल है काफी डिटेल में कवर किया गया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में। तो हिस्ट्री ऑफ पुलित्जर प्राइज भी मैं आप लोगों से बताने वाला हूं, कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर जान पाएंगे। अभी अगर बात करते हैं तो 4 जो इंडियन फोटोग्राफर्स हैं यहाँ पर, उनको यहाँ पर ये अवार्ड जो है ये दिया गया है। ये अलग अलग फील्ड में यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे मत देखिएगा यहाँ पर, तो अलग अलग फील्ड में है, अभी बताऊंगा कई सारी चीजें। तो पहले आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये दानिश सिद्दीकी, इसी के साथ में दूसरा आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, पहले हो गए दानिश सिद्दीकी, दूसरा यहाँ पर ये है अदनान आबिदी, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट यहाँ पर सना इरशाद, ये है बेसिकली मट्टू, ठीक है, सना इरशाद मट्टू। और नेक्स्ट यहाँ पर है ये है अमित दवे, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 पर्सनैलिटी है। तो इसके बारे में मैं आप लोग कई सारी बातें बताऊंगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। किसी अवार्ड के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपीएससी भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेती है। तो यहाँ पर हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ये जो पुलित्जर प्राइज है यहाँ पर, तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी जिनका नाम था जोसेफ पुलित्जर, ठीक है। किसी के नाम से अवार्ड देते हैं, जैसे आप लोग नोबेल पीस प्राइज किसके नाम पे दिए जाते हैं बताइए जरा, मतलब नोबेल प्राइज किसके नाम पे दिए जाते हैं बताइए जरा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। हंगेरियन और अमेरिकन पॉलिटिशियन थे ये, जिनके द्वारा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था यहाँ पर सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच, और इसी के साथ में न्यूयॉर्क वर्ल्ड। आगे चलकर यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बने। डेमोक्रेटिक जो पार्टी है यूएसए के अंदर, 2 पार्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन पार्टी यानी कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी, और डेमोक्रेट्स पार्टी यानी कि जो कि जो बाइडन और ओबामा की पार्टी है। तो ये 2 पार्टी मेन पार्टी है, जिसे हमारी कंट्री में आज के में आप लोगों को जो बीजेपी और कांग्रेस देखने को मिलती है, तो ये आप लोगों को मेन पार्टी नजर आती है। ऐसे यहाँ पर आप लोगों को ये 2 मेन पार्टी है, तो उसमें से जो डेमोक्रेट्स है उसके ये मेंबर यहाँ पर रहे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये एक पर्सनैलिटी है जिनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है, और ये काफी लंबे समय तक पत्रकारिता के फील्ड में जुड़े रहे, ठीक है। ये जो अवार्ड है यहाँ पर, जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो अनाउंस किया है ये अमेरिकन कोलंबियन जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये अनाउंस किया गया। और यहाँ पर पुलित्जर जो बोर्ड है वो यहाँ पर डिसाइड करता है, ठीक है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पर पुलित्जर जो अनाउंस किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कि अमेरिकन को मिलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये न्यूज़पेपर के फील्ड में, मैगजीन के फील्ड में, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, इसी के साथ में म्यूजिकल कंपोजिशन, तो कई सारे ऐसे एरिया हैं, टोटल मिलाकर 21 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं। यानी कि 21 कैटेगरी में 21 तोपों की सलामी दी जाती है इस अवार्ड को, ऐसा आप लोग याद रख लेना, ठीक है। इस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर ये 1917 में, और ये जोसेफ पुलित्जर जो है ये इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। तो कल को चलकर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पूछने लगे तो यहाँ से भी आप लोग इसको बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम टाइम आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं, फिर बोलते हो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान देकर अगर आप लोग चलोगे तो कोई भी डाउट आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे कि हमारे देश के कितनी सारी पर्सनैलिटी है जिनको ये अवार्ड मिला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि पहली बार इस पर्सनैलिटी को ये अवार्ड किसको मिला, ये आप लोग बताइए। तो उसी में से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर एक मेंबर थे गदर पार्टी इन अमेरिका। गदर पार्टी जिसका नाम आप लोगों ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम पर भी पढ़ा होगा, तो ये गदर पार्टी थी बेसिकली, इनके बारे में याद रखेगा। इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। तो गोविंद बिहारी लाल जो थे ये फर्स्ट फ्रॉम इंडिया जिनके द्वारा पुलित्जर प्राइज जो है वो जर्नलिज्म के फील्ड में जीता गया 1937 में। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में बात करें 2000 में यहाँ पर लंदन बोर्न इंडियन अमेरिकन थे जिनका नाम था झुम्पा लहरी। झुम्पा लहरी जो थे इनको ये मिला बेसिकली इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन के लिए, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, ये इनके बारे में आप लोग बेसिकली याद रखते हैं। कलेक्शन ये एक तरीके से यहाँ पर जो इनका था उसके लिए यहाँ पर इनको 2000 में ये अवार्ड दिया गया। तो इंडियन मूल के थे ये भी। नेक्स्ट यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा 2003 में मुंबई बोर्न यहाँ पर गीता आनंद थी जिनको यहाँ पर ये मिला। ये वॉल स्ट्रीट जो जर्नल है यहाँ पर उसके लिए बेसिकली कनेक्टेड थी, उसका पार्ट थी यहाँ पर। तो इनके द्वारा जो कॉर्पोरेट फील्ड में जो करप्शन होता है उसके ऊपर इनके द्वारा रिपोर्टिंग की गई। देखिए ऐसा नहीं है नॉर्मल तरीके से चीजें चल रही हैं, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा अपने फील्ड में जाकर आप लोगों को। ऐसा नहीं है जो जिंदगी चल रही है उसी में आप लोगों को अवार्ड मिल जाएगा, इसके लिए कुछ समथिंग डिफरेंट आप लोगों को वहां पर बेसिकली चीजें दिखानी पड़ेगी, तभी ये अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में 2011 में यहाँ पर सिद्धार्थ मुखर्जी इंडियन अमेरिकन फिजिशियन बायोलॉजिस्ट और इसी के साथ में ऑथर थे जिनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो इनके यहाँ पर ये अवार्ड देखने को मिला, कैंसर के ऊपर काफी काम किया गया इनके द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखते हैं। जैसे इनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर, तो ये इसके साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। 2016 में इंडियन अमेरिकन ये यहाँ पर बेसिकली संघमित्रा कालिता, ठीक है। तो इनको यहाँ पर मिला एडिटर ये लॉस एंजलिस जिनके द्वारा पुलित्जर प्राइज जीता गया ब्रेकिंग रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं टेररिज्म के ऊपर इनके द्वारा काम किया गया उसकी रिपोर्टिंग के लिए। 2020 में यहाँ पर इनका नाम है यहाँ पर चन्नी आनंद, इसी के साथ में मुख्तार खान और दार यासीन।
तो ये एसोसिएटेड थे यहाँ पर, बेसिकली एक तरीके से एसोसिएटेड प्रेस इनके द्वारा जीता गया। पुलित्जर प्राइज यहाँ पर ये फोटोग्राफी के फील्ड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कश्मीर से रिलेटेड भी इनके द्वारा यहाँ पर कुछ बेसिकली चीजें बेसिकली कवर की गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि हमारी कंट्री के मूल के कई सारे लोगों को यहाँ पर मिला है। तो अगर यहाँ पर पूछ ले जाए, अभी तो ये पूछ ले मैंने फर्स्ट किसको मिला था यहाँ पर पुलित्जर प्राइज 1937 में, तो आंसर अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, आप लोग देखते हैं बेसिकली। तो गदर पार्टी जो कि यहाँ पर बनाई गई थी, तो गोविंद बिहारी लाल, ठीक है। तो गोविंद बिहारी लाल के साथ में आप लोग यहाँ पर देखते हैं कनेक्टेड थे। इसी के साथ में अगर क्वेश्चन ये पूछ ले जाए कि कौन सी बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कनेक्टेड थे, और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा गदर जो पार्टी थी यहाँ पर, ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आप लोग का बनता है। तो आंसर इसका ए हो गया। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, ये जो आर्टिकल है ये डाउन टू अर्थ मैगजीन का आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस आर्टिकल का होने वाला है, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप लोग कई सारे बताऊंगा, जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानने को मिलेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर या एनवायरमेंट के साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। बहुत सारी बेसिक चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर आने वाली है। आखिर न्यूज में क्यों है, तो बात की जा रही है एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। सबसे पहले तो ये टर्म जो एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके बारे में आप लोग को बात करूंगा। तो ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर काफी ज्यादा ये यूज की जा रही है आज के डेट में। टोटल एग्रीकल्चर एरिया के साथ में और भी कई सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं, और एक तरीके से कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन है उसका काम करती है। आखिर ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले आप लोग एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में समझिए, ठीक है, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से जान सके। बेसिकली एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है अगर बात की जाए, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, आज के में से पेड़ लगे हुए हैं, उसी के अंदर आप लोगों ने कोई फसल लगा दी, और उसी के अंदर जो है आप लोगों के जीव जंतु भी हैं, इनके एक तरीके गाय भैंस घूम रही है चारा खाने के लिए। तो ये इस तरह की कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि आज की डेट में एक ही खेत में कई सारे काम कर लेना, वहीं पर आप लोगों ने पेड़ लगा दिए, वहीं पर आप लोगों ने अपना कोई फसल भी उगा ली, और वहीं पर आप लोगों के जानवर भी घूम रहे हैं। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर बात करें द इन्वायरमेंट के बारे में, तो क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर वाटर साइकिल, सॉइल न्यूट्रिशन, सबका मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलता है। ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करें, फूड की जो चेन रहती है, जो भी डिजीज होती है यहाँ पर, इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या कहीं पर आप लोग माइग्रेट करते हैं उसकी वजह से जो दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अगर इसको समझना हो तो कैसे है, तो यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कई चीजों का आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा जब यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें, ये कई तरीके हैं यहाँ पर, ये एले क्रॉपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में विंड ब्रेक्स बोलते हैं यहाँ पर, ये एलो क्रॉपिंग हो गया। यहाँ पर पेड़ भी लगे हुए हैं और यहाँ पर इसके बीच में खेती भी की जा रही है। आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं, अगर गांव वाले एरिया से आते हैं, और आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना भी होगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा खेतों में रिसेंटली अभी क्या होता कि खेतों में पॉपुलर के पेड़ लगा लो। ये जो पेड़ होते हैं ये यूज किए जाते हैं कई जगह, तो बोला गया था इनसे काफी अच्छी अर्निंग होगी। हमारे एरिया में बहुत सारे किसानों ने ये पेड़ लगाए, पर फिर बाद में पता चला इतने सारे लोगों ने लगा लिए, तो इनकी मार्केट में जो डिमांड है वो एक तरीके से काफी कम यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि इतनी सारी अवेलेबिलिटी वहां पर हो गई। तो इसके चलते जो खेत थे यहाँ पर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिली यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि खेत में आप लोग सोचिए, ये कोई पर्टिकुलर खेत है, यहाँ पर पहले नॉर्मल खेती किया करते थे, तो क्या हुआ, पहले गेहूं उगा दिए, फिर इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर कोई और फसल, जवार बाजरा ये सब उगा दिया, तो उसको काट कर कहानी खत्म हो गई, साइड में हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, पेड़ लगा दिए, तो इनकी जो उम्र है ये 3-4 साल तो आप लोगों को यहाँ पर इसको खेत में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में सोचिए जब पेड़ काटे जाएंगे तो इनकी जड़ें जो हैं वो आप लोगों को जमीन के अंदर ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनको निकालना काफी ज्यादा टफ हो जाता है, और नॉर्मल तरीके से खेती करना आसान नहीं रहता है यहाँ पर। तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ से निकल कर आती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। तो यानी कि चीजों को समझना आता है बेसिक तरीके से, तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कई सारी, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर, तो बोला जा रहा है कि ये एक तरीके का रामबाण इलाज है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए, पोल्यूशन के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ये इसकी कई सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में अगर बात करें, कई सारे टारगेट देखने को मिलेंगे उसमें भी, जो कि 2001 में लाई गई थी। रिड्यूस करना एमिशन को, उसके ऊपर फोकस किया गया। हम लोग को डिफोरेस्टेशन को रोकना है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की गई, पेरिस एग्रीमेंट और कार्बन न्यूट्रलिटी। तो ये सारे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से एक दूसरे के साथ में आप लोगों को कनेक्ट नजर आएंगे। तो इसी के ऊपर फोकस देने की बात यहाँ पर की जा रही है कि अगर एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर हम लोग चलते हैं तो कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। 2017 में जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके द्वारा प्रोजेक्ट ये बात की जा रही है ड्रोन डाउन। तो ये पब्लिश किया गया कि 200 साइंटिस्ट के द्वारा अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, कि रिविजिट किया जाए कैसे कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो इसके चलते इनके द्वारा फोकस ये था कि कैसे ग्रीन हाउस एमिशन को हम लोग को कम करना है।
तो लगभग 100 सॉल्यूशन और 11 स्ट्रेटजीज यहां पर दी गई कि कैसे हम लोग अंडर द अम्ब्रेला जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग एग्रीकल्चर लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहां पर आप लोगों को दिखाया, तो ये कई सारे पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि ऐसे ऐसे आप लोग यहां पर लगा सकते हैं। जैसे यहां पर पेड़ भी हैं, इनके बेसिकली चरने के लिए यहां पर घास भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर कुछ और भी साइड में हो सकता है कुछ और भी सिस्टम क्रिएट कर रखा हो, तो ये अलग अलग पैटर्न में देखने को मिलेंगे। कैसी खेती आप लोग करनी है, इस तरीके से खेती आप लोग बोलते हैं, तो पूरे खेत में आप लोगों ने बेसिकली पॉपुलर के पेड़ लगा दिए, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें यहां पर, तो आप लोग एक मेड नहीं होती जो मेड होती है उसके आप लोग यहां पर जो नहीं एक किनारे किनारे पर आप लोग यहां पर लगा दीजिए, आगे आप लोग खेती कर लीजिए। तो अलग अलग पैटर्न के यहां पर नाम दिए गए, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। बेसिकली जो ए है इसको बोला गया एले क्रॉपिंग, ठीक है। जो बी है इसको बोला गया बेसिकली विंड ब्रेक्स, ये जो पैटर्न है। सी है इसको बोला जा रहा है यहां पर राइपेंस फॉरेस्ट बफर, ठीक है। ये सी वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो यहां पर डी वाला ये वाला पोर्शन इसमें गाय भैंस घूम रही है, ये यहां पर सिल्वो पोस्चर, ठीक है। इसी के साथ में फॉरेस्ट फार्मिंग ये आप लोग यहां पर ई देखने को मिलेगी। तो ये अलग अलग तरीके के उदाहरण है आप लोगों के सामने एग्रो फॉरेस्ट्री के, जिसमें कई सारी चीजें मिक्स कर एक साथ में यहां पर उगाई जाती हैं। तो ये आप लोगों को यहां पर समझना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री है काफी ज्यादा यहाँ पर यूज की जाती है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर भी, तो उसके चलते भी यहाँ पर इसके बारे में बातें की जाती है। देखिए कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन होता है इसका मतलब क्या होता है। जैसे नॉर्मली आप लोग देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, चाहे आप लोग कोई भी काम कर लो आज के डेट में, जैसे गाड़ी चला रहे हैं उसके अंदर देखने को मिलेगा। इवन जो गाय भैंस गोबर करती हैं उसमें से भी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली कार्बन का एमिशन देखने को मिलेगा। ये दो फॉर्म में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इसी के साथ में CH4 यानी कि मेथेन के फॉर्म में। जो खासकर कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे लगभग 80 गुना यहाँ पर गर्म करता है एनवायरमेंट को कार्बन, ये मेथेन। तो इसलिए बोला जाता है कि इसमें कुछ कमी आनी चाहिए। अब यहाँ पर ये मार्केट में निकल तो आया है, जैसे तैसे हम लोगों ने जिससे से जुगाड़ किया है, पर लेकिन अब मुद्दा ये रहता है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आप लोग बोल सकते हो पेड़ लगाओ, पेड़ लगाना अच्छा तरीका आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि अगर बात की जाए आप लोग क्या करते हैं, जैसे खुदाई करते हैं, वहां से कोयला निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, तो यहां से भी आप लोगों को ये चीजें बाहर निकल कर आती है। तो अगर इनको थोड़ा कम किया जाए, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। फूड जो वेब होता है अगर उसको थोड़ा सुधारा जाए, उसके अंदर आप लोग चीजें बोल सकते हैं। कई जगह इनको कृत्रिम तरीके से भी इनको रोका जाता है, कार कार्बन का जो एमिशन है वो कम किया जा सके। तो इंडिया के अंदर भी एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि 13.75 मिलियन हेक्टेयर में यहां पर इसको लगाया जा सके और कार्बन का जो भी एमिशन होता है उसको रोका जा सके। तो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहां पर, झांसी, और झांसी कहां पर है, यह है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इंस्टीट्यूट है जो कि इसके ऊपर काम करता है। इंडिया जो है वो रिड्यूस करेगा 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन कार्बन जो यहां पर डाइऑक्साइड, तो ताकि ट्री कवर को लगाया जा सके। जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं हिंदी में और फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या होती है, तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में नॉर्मली क्या करते हैं, जो बेसिकली पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के बाद में फिर यहां पर वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को ही रिलीज करते हैं, नहीं। आप लोगों ने नॉर्मली एक कहावत सुनी होगी जो आप लोगों को कई बार बोलते हैं कि शाम के टाइम जो है पेड़ के नीचे मत सोना, क्यों, भूत आ जाएगा, ठीक है। भूत कुछ नहीं आता है। बेसिकली क्या रहता है, जब सूरज की रोशनी होती है उस टाइम पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। पर लेकिन रात के टाइम पर सूरज की रोशनी तो होती नहीं है, तो यहां पर उस टाइम पर जो ये प्रोसेसर है प्रकाश संश्लेषण का वो यहां पर बेसिकली थोड़ा सा कम हो जाता है। उस टाइम पर क्या रहता है, उस टाइम पर देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पेड़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं निकाल पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है कई बार, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है डे के टाइम पर, उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, उस टाइम पर भी निकलती है, पर लेकिन वो कम क्वांटिटी में निकलती है, ऑक्सीजन ज्यादा में निकलती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको नगण्य बोल सकते हैं आप लोग ऑक्सीजन के कंपेयर में। पर लेकिन रात को ऑक्सीजन तो बिल्कुल खत्म हो गई निकलनी, क्योंकि लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं चल रही है, तो उसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो निकलती है वो ज्यादा लगने लगती है उस टाइम पर हम लोग को, इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसलिए बोलते हैं कि शाम के टाइम जो है, रात के टाइम जो है पेड़ के नीचे नॉर्मली नहीं सोना चाहिए। तो ये रीजन है यहाँ पर, किस किस को पता था ये रीजन होता है या फिर पुरानी कहानी आप लोगों के दिमाग में चल रही थी, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है यहाँ पर ये कई सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की बात यहाँ पर की जा रही है अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो। अब यहां पर आप लोगों ने कई बार सुना होगा एक शब्द के बारे में, इसको बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। लो हैंगिंग फ्रूट क्या होता है, यानी कि जो फल है वो काफी नीचे लटका हुआ है, आराम से उसको तोड़ लो। इसका मतलब ये होता है कि आसान तरीके से चीजों को अचीव करना। यानी कि जैसे मैं आप लोगों को बोलूं अगर एग्जाम आप लोगों को क्लियर करना है,
एक साइड में आप लोग सब कुछ पढ़कर जा रहे हैं, करंट अफेयर छोड़ के जा रहे हैं, एक साइड में आप लोग करंट अफेयर कर रहे हैं, उसी की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे हैं, तो ये समझो कि काफी कुछ आप लोगों को कवर हो गया यहाँ पर। तो यानी कि अगर आप लोगों को बोला जाए सब कुछ कवर करना है, करंट अफेयर छोड़ना है, फिर करंट अफेयर कवर करना है, सब कुछ छोड़ना है, तो आप लोगों के पास में ऑप्शन नहीं होना चाहिए करंट अफेयर कवर करना है एक बार को सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग क्या पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर जो जो चीजें बता रहा हूं उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि इनडायरेक्ट यानी स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों को कवर हो रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जो आसानी से अचीव करे आप लोगों का गोल हेल्प करने में, वो पैटर्न आप लोगों को फॉलो करने हैं। तो बोला जा रहा है कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा देते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल 17 है, तो 17 में से जो 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर करते हैं। ये पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, एडेप्शन और मिटिगेशन जो है क्लाइमेट चेंज का, यानी कि कैसे क्लाइमेट चेंज को हम लोग को रोकना है, उसके ऊपर काफी बड़ा फोकस यहां पर रहता है। इसी के साथ में पोवर्टी और भुखमरी यानी कि हंगर और गरीबी को भी यहां पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, किसानों की इनकम भी इनहेंस करने का काम करेंगे और जो इकोसिस्टम की जो सर्विस है उसको भी बेहतर बनाने का काम करेंगे। सोचो अगर यहां पर पेड़ लगाए जा रहे हैं अच्छे से, तो क्या क्या चीजें आप लोग यहां पर सुधार सकते हो, तो उसी के बारे में यहां पर बता रखा है। बेसिकली ये चीजें ऐसी हैं जिनको आप लोग यहां पर इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह मोटे मोटे तौर पर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जितने भी आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, तो उनको काफी अच्छे से यहां पर अचीव किया जा सकता है इसके हेल्प से। ये यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। अगर इसको ढंग से फॉलो किया जाए तो बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो यहां पर अचीव कर लेंगे। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहला, ठीक है, इसी के साथ में दूसरा, यहां पर तीसरा देखने को मिलेगा। यहां पर अगर बात करें, ये 7वां हो गया, 12वां हो गया, 15वां हो गया, 13वां हो गया, 6ठा हो गया और 5वां हो गया। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि अचीव करते हुए नजर आते हैं। यानी कि बात करूं अगर कौन कौन से के बारे में बात की जा रही है, जैसे पहला और दूसरा हो गया, भुखमरी आप लोगों की यहां पर खत्म होगी। इसी के साथ में गरीबी और भुखमरी खत्म होती है यहां पर नजर आएगी। ठीक है, इसी के साथ में तीसरा जो है यहां पर हेल्थ के ऊपर काम करेगा, क्योंकि आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा रिसेंटली अभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फॉरेस्ट से निकल कर आती हैं आज की डेट में, उनमें से डेंगू भी आप लोगों को एक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर यहां पर काम किया जा सकता है। 5 और छठा यहां पर बेसिकली अगर बात की जाए तो यहां पर जब भी हम लोग काम करते हैं तो बात की जाती है कि यहां पर जेंडर इक्वलिटी को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लड़के और लड़की को अलग छोड़ देना है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में यहां पर ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, काम करेंगे दोनों अच्छे से तो चीजों को अचीव कर पाएंगे। क्लीन वाटर के बारे में बात की जाए तो फॉरेस्ट जो है काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं जब वाटर के फील्ड में हम लोग बात करते हैं। तो ये छठा गोल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। 7वां जो है यहां पर ये अफोर्डेबल और इसी के साथ में क्लीन एनर्जी आप लोगों को यहां से मिल जाएगी, इससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहां पर तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आगे चलकर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको आप लोग 12वां, 13वां और 14वां गोल बोलते हैं। 12वां कौन सा है यहां पर? रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन। आप लोगों ने महात्मा गांधी जी का डायलॉग सुना होगा कि एक पृथ्वी काफी है हमारी नीड को पूरा करने के लिए, पर लेकिन कई सारी पृथ्वी कम पड़ जाएंगी अगर ग्रीड यानी कि लालच को पूरा करेंगे। तो यहां पर हम लोग अपने हिसाब से प्रोडक्शन और कंजप्शन यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, 13वां जो है यहां पर क्लाइमेट चेंज के बारे में अपने आप बात ही करता है। लाइफ बिलो वाटर 14वां देखने को मिलेंगे और यहां पर लाइफ ऑन लैंड, तो यहां पर बात कर सकते हैं। हालांकि ये जमीन के अंदर बात की जा रही है, हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बात करें तो इसको हटा सकते हैं, पर इनडायरेक्ट वे में आप लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे 15वां तो आप लोगों को लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात करेगा ही करेगा। तो ये टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोला गया है कि 17 में से टोटल मिलाकर 9 ऐसे गोल हैं जिनमें एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन यहां पर दिखाता है। ठीक है, तो यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री की इंपॉर्टेंस समझाने की बात आप लोगों को यहां पर की जा रही है। एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी थी, कॉम्बिनेशन एग्रीकल्चर, ट्री, फॉरेस्ट प्लांट, इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को एनिमल्स ये सारे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर समझाई गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो भी इसके बारे में बातें करता है। एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में क्या क्या बातें हैं मैंने अभी बताया आप लोगों को। यहाँ पर प्योर एयर देगा, फर्टाइल सोइल के बारे में बात की जा रही है, एनिमल फीडिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, नाइट्रोजन फिक्सिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कई सारे मुद्दे हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है उससे बेनिफिटेड होते हैं यहाँ पर बिग फार्मर मेनली। ठीक है, एज अ मार्जिनल फार्मर के साथ में अगर कंपेयर करते हैं, क्योंकि अगर कोई बड़ा किसान है वो अपने बड़े बड़े फार्म बना सकता है, आसान से काम कर सकता है, तो इसके एडवांटेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे किस किस में यहाँ पर इसका फायदा होता है। इसी के साथ में जो एग्रीकल्चर लेबर है बोला जा रहा है कि यहाँ पर उसको एक तरीके से डू नॉट गेट इंप्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नुकसान आप लोगों को देखने को मिलेंगे, फायदे नहीं नुकसान। ठीक है, क्योंकि जो बड़े बड़े फार्मर उनको फायदा होगा पर लेकिन छोटे छोटे किसानों को फायदा नहीं होगा। और यहाँ पर जो आप लोगों ने खेतों में वहां पर पेड़ पौधे लगा दिए तो नॉर्मल जो एग्रीकल्चर लेबर है जो खेतों में काम करती है उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में जो गुड एग्रीकल्चर लैंड है, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया था, वहां पर आप लोग काफी दिक्कत देखने को मिलेगी, उसमें खेती नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पेड़ की जड़ें ही इतने नीचे चली जाती हैं, वहां पर नॉर्मल खेती आप लोग कर ही नहीं कर पाओगे। तो ये दिक्कतें कई सारे यहां पर देखने को मिलती हैं। तो हर एक चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान है, अगर उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए तो ही फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
एडवांटेज क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात जो है अगर यहाँ पर बात करें तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, ठीक है, एक तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर में टाइटल आप लोग रिटेन कर सकते हैं लैंड का और इंक्रीज करते हैं देयर इनकम, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा यहाँ पर विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ द फैमिली लेबर की कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है, आप लोग ऐसे बोल सकते हो। इसी के साथ में यहाँ पर जो लैंड का अच्छा इस्तेमाल होता है, कई सारी चीजें एक ही जगह देखने को मिल जाती है, वहीं जानवर आ गए, वहीं खेती हो गई, वहीं पेड़ लग गए, ठीक है। तो एक तरीके से इंप्लॉयमेंट दूसरे तरीके से जनरेट करता है, ऐसे तो है नहीं, पर लेकिन हाँ अलग अलग फील्ड में इंप्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा, पर फार्म लेबर कम रहेगी, ठीक है। सोइल को मॉइस्चर मेंटेन रखने में हेल्प करेगा, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, फ्यूल भी मिलता है, फूड भी मिलता है और टिम्बर, यानी कि सारी चीजें यहां से मिल सकती है आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो एक तरीके से जो पानी जब बरसता है, कई बार लैंड का इरोजन देखने को मिलता है, भूमि का कटाव, वो भी यहां पर काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बातें की जाती है, कई सारी बातें। और डिसएडवांटेज के बारे में भी मैंने बताया आप लोगों को। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहां पर ये होती है, अगर कोई भी ऐसा खेत है, अगर वहां पर एग्रो फॉरेस्ट्री करनी है तो मार्केट को ध्यान में रख के काम किया जाता है, ना कि जमीन को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लगा सकते हैं, क्लाइमेट को ध्यान में रख के काम नहीं किया जाता है। तो मार्केट ओरिएंटेड जो है वो प्रेफर किया जाता है, जिससे कई बार डैमेज होता है इकोसिस्टम। जैसे कि यहाँ पर पॉपुलर और यूकेलिप्टस के ट्री लगाए जाते हैं और ये बेसिकली खेतों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। हाँ, प्राइस मिल जाता है, वो एक अलग बात है। बात की जाती है कि लगाना क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पर प्लांट्स हो गए नीम के, ठीक है, महुआ या फिर अर्जुन, ये लगाने चाहिए जो कि फायदेमंद रहते हैं, पर लेकिन ये ना लगाकर यहाँ पर ये वाले लगाए जाते हैं, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। इसी के साथ में फ्यूल वुड और फोडर जो है ट्री, वो जनरली नेग्लेक्टेड किए जाते हैं, क्योंकि जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है वही तो लगाए जाएंगे। कई सारी यहाँ पर एक्सोटिक वेराइटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि सोइल का मॉइस्चर जो है वो एग्जॉस्ट कर देती है। जैसे यूकेलिप्टस जो है वो माना जाता है कि जहां पर लगाया जाता है वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर, यह है लैंड अंडर द एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो अनप्रोडक्टिव हो जाती है। मैंने बताया ना कि जमीन के अंदर में पेड़ की जो है नींव काफी नीचे तक चली जाएगी, उनकी जो जड़ें होती हैं उनको रिमूव करना काफी ज्यादा टफ काम है। जैसे मैंने अभी बताया, पॉपुलर के ट्री जो हमारे एरिया में लगाए जाते थे, बहुत सारे किसान जो है उससे फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि यार सारा खेत जो है वो बर्बाद कर दिया। तो ऐसे इश्यूज देखने को आप लोगों को मिलते हैं। अगर आप लोग किसान की फैमिली से आते हैं तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। जो ट्री है वो एक तरीके से यहाँ पर जहां भी जाते हैं तो वहां पर एक अलग तरीका माहौल बन जाता है, उसी तरीके वहां पर कीट पतंगे, उसी तरीके की बीमारियां, उसी तरीके की सारी चीजें जो कि क्रॉप्स को काफी ज्यादा पैटर्न में इफेक्ट करने लगते हैं, ठीक है। फील्ड जो होते रहते ट्री जो है वो पर यूनिट जो उसकी, देखिए खेत में आप लोगों ने कुछ अनाज वगैरह लगा रखा है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने काटा, वहीं पर पेड़ लगा दिया आप लोगों ने, उसमें से फायदा होगा। तो ज्यादा फायदा जो होता है वो प्रोडक्टिविटी अगर पर यूनिट एरिया के बारे में बात करें वो डिक्रीज यहां पर हो जाती है। तो ये बातें यहां पर बोली गई, ठीक है। तो कई सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अगर कल को कुछ लिखने के लिए आ जाए तो मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी, और ये अभी न्यूज में किस लिए वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। बोला गया इंश्योर करने के लिए बेटर लैंड यूज, जनरेट करने के लिए इंप्लॉयमेंट, इसी के साथ में कंजर्व करने के लिए सोइल मॉइस्चर। तो सही आंसर यहां पर क्या है, यही सारी बातें मैंने अभी तो बताई आप लोगों को, ठीक है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया, यानी कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट यहां पर ये पॉइंट जो कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट जो है वो मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर जो आर्टिकल है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हमारी कंट्री में आज ही के दिन यहां पर नए हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट कर दिए गए, जिनका नाम है राजीव कुमार। और यहां पर आप लोग देखते हैं ये पूरा नोटिफिकेशन यहां पर इशू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उनके द्वारा, यानी कि विधि और न्याय जो मंत्रालय है यहाँ पर, उसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि नए हमारी कंट्री के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो होंगे राजीव कुमार। और यहाँ पर ये विद इफेक्ट ऑफ 15 मई से यहाँ पर ये अपनी जो पोस्ट भार संभालने वाले हैं, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर साइन किए गए, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने मुद्दा है। सबसे पहले तो यहां पर अगर बात करें, ये कुछ बातें हैं आप लोगों के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है यहां पर वो इनको अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट किया जाता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो यहां पर 6 साल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पोस्ट रहती है, या फिर 65 साल, यानी कि 6 साल या फिर 65 साल जो भी पहले हो जाए, वो आप लोगों को यहां पर इनकी लेंथ देखने को मिलेगी सर्विस की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इसमें डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भी यहां पर बेसिकली इनको सपोर्ट करते हैं। इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग अच्छे से यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। काफी कुछ बातें बताऊंगा, पहले बेसिक कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों से बात की जाए तो पार्ट 15 में आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्शन को कैसे कंडक्ट कराना है, तो उसके मैटर पर यहां पर हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। आप लोगों को पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में संविधान के हिसाब से स्टैब्लिश किया था।
25 जनवरी 1950 में हमारी कंट्री में यहाँ पर आज के डेट में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पावर में आई थी। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारी कंट्री में जो आप लोग आज के डेट में जो एक तरीके से ना वोटिंग डे जो है सेलिब्रेट करते हो, वो किस दिन सेलिब्रेट करते हो? आर्टिकल 324 से लेके 329 तक का ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें यहाँ पर फंक्शंस वगैरह कैसे कैसे काम करने हैं वो सारी बातें यहाँ पर दे रखी है। यानी कि ये वो आर्टिकल है जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। क्यों? रीजन ये कि इलेक्शन हर साल किसी न किसी के देखने को मिलते रहते हैं। कभी स्टेट के इलेक्शन है, कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, कभी सेंट्रल इलेक्शन है, कभी बाई इलेक्शन है। तो इलेक्शन एक ऐसा त्योहार है जो हमारे देश में कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इसके बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को होगी तो फिर कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। आर्टिकल 324 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल आर्टिकल यहां पर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन और कंट्रोल करता है इलेक्शन को, जो कि यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल से सारी पावर यहां पर निकल कर आती है। आर्टिकल 325 बोलता है कि नो पर्सन टू बी एलिजिबल, यानी कि कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि उसको एलिजिबल किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से इनएलिजिबल सॉरी, या फिर इंक्लूजन उसका देखने को मिलेगा किसके बेस पर कि उसके रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, सेक्स के नाम पर, कास्ट के नाम पर नहीं। यहां पर इन सब चीजों से ऊपर उठकर यहां पर यह काम करता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें इलेक्शन हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा के बारे में, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधान परिषद होती है उसके बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात करें सॉरी विधानसभा, ठीक है, तो विधान परिषद और विधानसभा में आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे सेंट्रल लेवल पर आप लोगों को लोकसभा और इसी के साथ में राज्यसभा देखने को मिलती है, ऐसे ही स्टेट लेवल पर आप लोगों को विधानसभा और विधान परिषद आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल हम लोग बोलते हैं। तो उसका जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है वो एडल्ट सफ्रेजेस के बेसिस पर किया जाता है। मतलब ये कि आप लोगों की जो एज है वो 18 या फिर 18 प्लस आप लोगों की एज होनी चाहिए, तभी आप लोग इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। तो ये आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक द प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर, तो पार्लियामेंट के हाथ में पावर रहती है यहां पर कि एक तरीके से उसके लिए कानून बना सकते हैं। इसी के साथ में पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मेक द प्रोविजन इलेक्शन ऑफ द सच लेजिस्लेचर, वो अपने लेवल पर काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए नीचे म्युनिसिपैलिटी और पंचायती लेवल पर भी यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर एक ये देखने को मिलता है, पहला यहां पर आर्टिकल 324 और आर्टिकल 329, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन ये कि ये बोलता है कि आज के डेट में अगर इलेक्शन की डेट डिसाइड कर दी गई कि आज से इलेक्शन होने हैं, तो आज से इलेक्शन अगर होने यहाँ पर प्रचार वर्चार होगा, उसके बाद में वोटिंग डाली जाएगी, फिर इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। उस पूरे प्रोसीजर के अंदर में यहाँ पर जो कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया और कोर्ट में मैटर चला गया फिर तो हो चुके इलेक्शन। 5 साल में क्या, फिर ये 10 साल में भी इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट के अंदर मैटर चल के फिर वो चलता ही रहेगा। और इतना टाइम कोर्ट के पास में है नहीं कि वो बैठकर यहाँ पर सारे मैटर को देखता रहे। तो इसलिए यहाँ पर इसकी काफी इंपॉर्टेंस आप लोग देखते हैं, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जो आप लोग याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में ये सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन और कंट्रोल करते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सके। इसी की पावर निकल कर आती है आर्टिकल 324 के अंदर से, यानी कि 324 संविधान में यहां पर ये पावर देता है ताकि ये चीजें फॉलो की जा सके। और इसी के बेस पर हमारी कंट्री में पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। जब यहां पर मैं स्टेट लेजिस्लेचर बोल रहा हूं तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना, क्योंकि स्टेट असेंबली उसी के साथ में स्टेट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके दोनों के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। तो कई बार आप लोग कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि नहीं यार ये है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन के बारे में बात करें तो सारे इलेक्शन यहां पर होंगे, पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन है यहां पर वो स्टेट को पावर दी गई कि वो सेपरेट इलेक्शन कमीशन उनका देखने को मिलेगा, जिसके बेस पर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे कई बार यहां पर ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट बेसिकली पार्ट होता है और प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनका टाइम जो रहता है वो फिक्स रहता है, प्रेसिडेंट के द्वारा जैसे अपॉइंटमेंट यहां पर बना दिया तो फिर मैंने अभी आप लोगों को बताया, फिर यहां पर देखने को मिलेगा ये अपॉइंट होते हैं यहां पर चेयरमैन जो होते हैं यहां पर खासकर उनका टाइम आप लोगों को फिक्स देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहां पर प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट कर सकते हैं, मे लिखा हुआ है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो रीजनल कमिश्नर भी यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं और रीजनल कमिश्नर रहते हैं वो एक तरीके से यहां पर डिटरमाइन किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा कि सर्विस कंडीशन क्या रहने वाली है। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों को याद रखनी है। 1950 से लेके 1989, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, तो यहां पर 1950 से लेके 1989 यानी कि 1989 तक का यहां पर हमारी कंट्री में सिंगल बॉडी हुआ करती थी यहां पर ये इलेक्शन कमीशन की जब आप लोग बात करते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर आज के में जो 3 मेंबर बॉडी देखने को मिलती है उस टाइम पर सिंगल थी, पर लेकिन आगे चलकर यहां पर ये 2 मेंबर इसके अंदर और ऐड कर दिए गए। रीजन क्या था,
पहले यहां पर जो एज थी वो 21 साल हुआ करती थी, पर लेकिन फिर इसको घटाकर 18 साल कर दिया। अब सोचो 3 साल जब यहां पर एज घटा दी है तो कितने सारे लोग और यहां पर इलेक्शन में वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब यहां पर उन लोगों के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराना ऑफ टफ बॉडी हो गई है। तो एक मेंबर की बॉडी से काम नहीं चलता है, मल्टी मेंबर की बॉडी बना दी गई इसके अंदर। तो 3 मेंबर की बॉडी यहां पर रही है। 2 जो पोस्ट है यहां पर इलेक्शन कमिश्नर की ऐड कर दी गई थी, पर लेकिन फिर अबोलिश कर दी गई 1990 में, और फिर से जाकर अगेन अक्टूबर 1993 में फिर से यहां पर अपॉइंट कर दिए गए। और तब से लेके अब तक यहां पर 3 मेंबर की बॉडी आप लोगों को देखने को ये मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कई बार, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो माइंड में क्लियर करके चलना है डाउट। हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो यार उनके पास में इतना टाइम नहीं था वो हर एक चीज को डिटेल में लिखे। तो उनके द्वारा यहाँ पर कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो ढंग से प्रिस्क्राइब नहीं की गई। ये सारे पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिए कि तुमको ये कैसे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नोट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, नोट स्पेसिफिक टेन्योर क्या होना चाहिए मेंबर के बारे में, और इसको बेसिकली कैसे अपॉइंटमेंट करना है, डीबार करना है। ठीक है, तो बोला गया कि नोट डीबार्ड फर्दर अपॉइंटमेंट, तो ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये काम किसको दिया गया, प्रेसिडेंट को दिया गया है। पर लेकिन प्रेसिडेंट बेसिकली किसके बेस पर काम करता है, तो करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बेस पर काम। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यानी कि बेसिकली बोला जाता है पार्लियामेंट को काम यहाँ पर दे दिया गया कि आप लोग यहाँ पर इनको देखिएगा। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बेस पर है हमारे देश में मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है कि सभ्य भाव में हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने दायरे लक्ष्मण रेखा को नहीं लागेगी। तो इसके चलते यहाँ पर सबसे पहले हमारी कंट्री में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो केरला में 1960 में लाया गया था। ना तो इसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है, और ना ही इसके ऊपर कोई कानून यानी कि हमने अपनी पार्लियामेंट में इसको पास कर कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस दे रखा है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसा ही है जैसे कि बेसिकली बोल देते हैं ना, हाँ यार इसको मान लो, और मानते ही आ रहे हैं सब, वही बातें यहां पर चलती हैं। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो केरला के अंदर 1960 में इंप्लीमेंट किया गया, फिर आगे चलकर 1962 में लोकसभा के जब इलेक्शन हुए फिर वहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया, और 1991 से यहां पर ये पूरे देश के अंदर हम लोगों ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो जब से हम लोग इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर इसको इंप्लीमेंट करता है। तो जिसके चलते हमारी कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की कोशिश की जाती है। तो ये आप लोगों को यहां पर इसके बारे में बातें देखने को मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो मैंने आप लोगों को कवर करा दिया, जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखना चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल टाइम पर कौन है यहाँ पर, ये सुशील चंद्रा, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पर जो नए आ रहे हैं उनका नाम मैंने बता दिया, राजीव कुमार। तो सुशील चंद्रा आउटगोइंग और राजीव कुमार जो है वो इनकमिंग। तो दोनों के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई डाउट आप लोगों के माइंड में इसको लेकर अब नहीं होना चाहिए। तो पूरा टॉपिक जो है आप लोगों के सामने है, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, पावर कहां कहां से निकल कर आ रही है, किस किस के इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, कहां कहां पर यहां पर क्या क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। यस या फिर नो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यहां पर कवर किया गया, इसको मैं काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है उसके साथ में यहां पर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। बेसिकली बात की जा रही है ग्रीन मैन्योर के बारे में, यानी कि एक तरीके से हरी खाद। हरी खाद मतलब एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनसे हम लोग को दूर रहना है, ताकि अपनी एग्रीकल्चर को हम लोग और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। उसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब के द्वारा यहां पर अभी सब्सिडी यानी कि छूट देने की बात की जा रही है किसानों को, पर यहां पर बात करें पर क्विंटल 2000 रुपए की। और इसी के साथ में कोस्ट जो है यहां पर ये बेसिकली अगर विदाउट सब्सिडी जो है ये 6300 रुपए पर क्विंटल पड़ता है, ताकि किसान जो है इसको यूज करना स्टार्ट कर दे और इससे फायदा देखने को मिले। ठीक है, तो ये जो सीड वगैरह है ये प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि ये इनको यहां पर मिल सके। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके बेस पर आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये ग्रीन खाद होती क्या है बेसिकली यहाँ पर, अगर आप लोग गांव से निकल कर आते हैं और खेतों में आप लोगों ने काम किया है, आप लोगों का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, तो आप लोग खेती बाड़ी की चीजों को समझ पाएंगे। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जैसे दलहन की कोई भी खेत में अगर हम लोग क्रॉप उगाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि उसको जड़ से मत उखाड़ना, ऊपर ऊपर से काट लेना। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ के अंदर में यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट एक ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये बायोलॉजी के अंदर में जनरल साइंस का क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम ये एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये इन्वायरमेंट के अंदर में जो भी नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है तो उस नाइट्रोजन को बेसिकली वहां से कंज्यूम करता है और फिर यहां पर पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसको प्रोवाइड कराता है। तो फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये एबिलिटी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ये ऐसा क्यों करता है, इसको क्या फायदा होता है,
तो यहाँ पर ये एक सिम्बोटिक रिलेशनशिप में रहता है। सिम्बोटिक रिलेशनशिप जैसे कि भैंस है, यहाँ पर ये भैंस जो है इसके ऊपर मान लीजिए कोई कुछ एक तरीके से नहीं, छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, जैसे बात की जाएगी कुछ कुछ छोटे कीट पतंगे इसके ऊपर घूम रहे हैं या जू है भैंस के ऊपर, तो ये क्या करते हैं बगुला, ये बेसिकली उनको खाता है। तो इसके खाने से क्या होगा, भैंस को भी फायदा हो रहा है, भैंस को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें वो खत्म हो रही है और इसी के साथ में यहाँ पर इसको पेट भर जा रहा है। तो ये एक तरीका रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, म्यूचुअल बेनिफिट दोनों को यहाँ पर नजर आता है। तो ये जो ग्रीन मैन्यूअर है यहाँ पर, इसके अंदर जो राइजोबियम लेग्यूमिनोस सीरम है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट एक बैक्टीरिया है जिसके ऊपर स्टार आप लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट चाह रही है कि यहाँ पर ग्रीन मैन्यूअर यहाँ पर बेसिकली किसानों को प्रोवाइड कराया जाए ताकि सोइल की फर्टिलिटी और जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर वो अच्छा किया जा सके। इसके चलते यहाँ पर अगर फायदा क्या देखने को मिलेगा, देखिए अगर बात करें यहाँ पर, अगर इस तरीके से हम लोग चीजें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं तो इससे ये किसान है उसको बेसिकली खेतों के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, सोइल की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी देखने को मिलेगी और इसका काफी ज्यादा फायदा जब निकल कर आएगा तो उससे किसान की पैदावार आप लोग को बढ़ेगी। ग्रीन मैन्यूअर में कई सारी वैरायटी यहाँ पर, जैसे इनके द्वारा यहाँ पर नाम दिए गए हैं, एक है यहाँ पर दाइंचा, दूसरा यहाँ पर काउपी, तीसरा यहाँ पर सनहिम, ठीक है। तो ये याद नहीं करनी है, बस हल्का सा इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। वैसे जो दलहन वाली बातें मैंने आप लोग को बताई, जो पल्सेज होते हैं उनका भी काफी बड़ा रोल रहता है, क्योंकि मैंने बताया अभी यहाँ पर ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बातें बोलेगी है। अगर बात की जाए अराउंड 11,000 क्विंटल जो है सब्सिडी सीड यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ये हालांकि ये याद ऐसा कोई नहीं रखना, पर ये वाली बेसिक चीजें आप लोग याद रखना। ग्रीन मैन्यूअर जो है यहाँ पर ये लेग्यूमिनस, मैंने बताया ना अभी, लेग्यूमिनस क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जो कि राइजोबियम लेग्यूमिनस सीरम। तो ये काम अगर यहाँ पर होगा तो फिर काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा और ये फसल जो है वो इसी को इंक्रीज करेंगी। तो इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर खेत के अंदर हम लोग कुछ ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे कि हम लोग कुछ ऐसी चीजें इंप्रूव कर पाएंगे कि खेत जो है वो अच्छे लेवल पर आप लोगों को प्रोडक्टिविटी देता हुआ नजर आएगा और बिना कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए हुए। मतलब ये हो गया कि ये ऑर्गेनिक कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक यानी कि एक तरीके से नेचुरल तरीके से चीजें हम लोग कर रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है नेगेटिव तौर पर अगर आप लोग बातें करते हैं तो, ठीक है। इसी के बाद में बातें की जा रही है कि ये बेनिफिटेड कैसे करेगा सोइल को। तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये देखने को मिलती है, सोइल के अंदर में डिफिशियंसी देखने को मिलती है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं रिड्यूस जाते हैं। आप लोग गन्ने की खेती बार बार किए जा रहे हो घुमा घुमा कर, अब गन्ने के रिक्वायरमेंट के लिए जो भी उसके लिए चीजों के अंदर जमीन के अंदर चीजें होनी चाहिए, अब उनकी जो क्वालिटी है वो कम होती चली जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ताकि वहां पर चीजें भी हो। तो यहां पर इसी के चलते यहां पर फिर खेतों के अंदर आप लोग काफी लार्ज स्केल पर आप लोग ये सारी चीजें खेतों में जो एक ही तरीके से फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं। तो यहां पर एक गुड इनिशिएटिव है, ऑर्गेनिक अगर फर्टिलाइजर यहां पर आ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक जो है उनका आप लोगों को फोकस नहीं देना पड़ेगा, तो उससे आप लोग दूर रह सकते हैं और सोइल की स्ट्रक्चर भी अच्छी रहेगी, यानी कि नेचुरल तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी काफी कम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, उससे भी काफी सारी चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है। तो वो भी काफी आप लोग यहां पर देखते हैं, जो एसिडिटी है, जो एसिडिक नेचर है जमीन का, वो भी कम होता आप लोग को नजर आएगा, जो कि कई बार यहां पर चीजें निकल कर आती है। तो इसके चलते आप लोग बोल सकते हैं काफी सारे फायदे देखने को मिलेंगे। 15 से लेकर 18 क्विंटल जो है वो ड्राई मैटर आप लोगों को बेसिकली यूज करना होता है, जिसके चलते आप लोग फास्फोरस कंटेंट उसके अंदर आता है, ठीक है। अगर बात करें पोटेशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, ये पर एकड़ 20 से लेकर 40 किलोग्राम पर एकड़ यहां पर नाइट्रोजन प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो यानी कहने का मतलब ये कि यहां से काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अगर अच्छी खेती करता है किसान, अगर नेचुरल तरीके से चीजों को लेकर चलना चाहता है तो उसको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसके बारे में कोई माइंड में कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर पंजाब के अंदर ही किया जा रहा है, अच्छे से चीजें अगर चलती हैं तो फिर आगे चलकर दूसरे राज्य में भी हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। प्रेजेंट टाइम पर जो आर्मी चीफ है उनका नाम है मनोज पांडे। तो इस न्यूज के बारे में बात करेंगे, इनको अभी यहां पर परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है उससे नवाजा गया है। ये जो न्यूज है प्रीलिम्स, इसी के साथ में जीएस पेपर 2 अवार्ड के साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर किसके द्वारा अवार्ड ये दिया जा रहा है, यहाँ पर परम जो यहाँ पर आप लोगों को बात करेंगे, यहाँ पर बेसिकली परम विशिष्ट सेवा मेडल तो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। और यहाँ पर ये आर्मी चीफ जो कि अभी बने यहाँ पर, जिनका नाम है मनोज पांडे, ठीक है। तो यहाँ पर इनको यहाँ पर दिया रहा है, ठीक है। इनके बारे में अगर कुछ बेसिक बातें मैं बताऊं यहाँ पर इस पोस्ट के बारे में, तो 3 साल या फिर 62 साल, यानी कि इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी जो सैलरी है वो 2.5 लाख ही आप लोगों को दी जाती है, यानी कि लगभग $3,300 के करीब मंथली पेमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर जो इनको अवार्ड दिया जा रहा है, तो ये जो अवार्ड है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये जो मेडल है यहाँ पर ये एक मिलिट्री अवार्ड है इंडिया के अंदर में,
1960 में यहां पर ये बनाया गया था और रिकॉग्नाइज करता है पीस टाइम सर्विस जो भी यहां पर दी जाती है इंसान के द्वारा, और ये जिंदा इंसान को भी मिलता है और मृत्यु के बाद भी यहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। इंडियन आर्म फोर्स के अंदर में जैसे इंक्लूडिंग टेरिटोरियल आर्मी हो गया, ऑक्सिलरी या जो रिजर्व फोर्स हो गया, नर्सिंग ऑफिसर हो गया दूसरी, तो उनको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो मिलिट्री अवार्ड के बारे में आप लोग यहां पर याद रखते हैं। तो अगर बात करें, अगर प्रेसिडेंट्स के बारे में यहां पर बात करें तो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा पद्म विभूषण, इससे हायर इक्विवेलेंट जो रहता है सेवोत्तम युद्ध सेवा मेडल, ठीक है। और नेक्स्ट लोअर जो है वो है वीर चक्र। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं। वैसे यहां पर आप लोगों के सामने ये जो बेसिकली पिक्चर्स हैं इसमें सारी बातें कई सारी बता रखी है। वॉर टाइम यहां पर परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, इनको आप लोग थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं। जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये वॉर टाइम हो गया। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सूर्य चक्र जो है ये पीस टाइम अवार्ड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, फिर उसके बाद में आप लोगों को यहां पर आंसर भी बताऊंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में अगर आप लोग बात करते हैं तो। कीर्ति चक्र वो है हाईएस्ट अवार्ड है अगर पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में आप लोग बात करते हैं तो। सही आंसर यहां पर क्या है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है आप लोग यहां पर देखिए। जैसे यहां पर बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड की कैटेगरी में, इनकी वीरता के जो अवार्ड होते हैं उनके पुरस्कार के बारे में आप लोग बात करते हैं तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में 3 कैटेगरी डिवाइडेड है यहां पर, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो ये वॉर टाइम में है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर टर्म। यानी कि अगर बात करें वॉर के टाइम पर जो महानता दिखाई गई है, एक बहादुरी जो दिखाई गई है, उसके लिए ये अवार्ड देखने को मिलेगा। इसी के टाइम पर पीस टाइम अगर अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सूर्य चक्र आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर अशोक चक्र हाईएस्ट है और यहां पर परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट है। तो कीर्ति चक्र हाईएस्ट नहीं है, अशोक चक्र हाईएस्ट है और यहां परमवीर चक्र हाईएस्ट है। तो आंसर यहां पर इसका क्या हो गया? तो यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर ये आंसर इसका ए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ये बी नहीं है यहां पर, ये ए आंसर हो जाएगा। इसको ये मतलब प्रिंट मिस्टेक है, इसको हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है, जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करोगे। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना। ये कुछ और कैटेगरी है जिनके बारे में याद रखते हैं। वॉर टाइम मैंने बता दिया परमवीर, महावीर और वीर चक्र। पीस टाइम बता दिया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, सूर्य चक्र। वॉर टाइम में जो डिस्टिंग्विश सर्विस अगर किसी ने प्रोवाइड करा दी उसमें भी अगर बिल्कुल अलग काम कर दिया तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिला सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करते हैं यहां पर पीस टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस, यानी कि पीस टाइम पर कुछ डिस्टिंग्विश कर दिया, डिफरेंट कर दिया, तो परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल आप लोगों को देखने को मिलेगा। डिस्टिंग्विश सर्विस यहां पर अगर बात करें गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, डिस्टिंग्विश सर्विस और गैलेंट्री मेडल, तो इसमें देखने को मिलेगा सेना मेडल, इसी के साथ में नौसेना मेडल और वायुसेना मेडल। यानी कि अलग अलग आप लोग यहां पर आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के लिए यहां पर आप लोगों को ये नजर आएंगे। इसी के साथ में यहां पर सर्विसेज के अंदर जो कैंपेन होते हैं मेडल से रिलेटेड, ये कुछ यहां पर बोले गए जिनको आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं, ठीक है। कई सारे जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं ना, ऑपरेशन के टाइम पर कई सारे अलग से जो एक उपाधि दे दी जाती है, तो उसके बारे में यहां पर बेसिकली कुछ बातें मेंशन कर रखी हैं। तो इसको भी हल्का सा आप लोग देख लेना, पर ये काफी एक तरीके से आइडिया रखिएगा इनके बारे में। खासकर अगर आप लोग एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में आप लोग जाना चाहते हैं, तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई बार बन जाते हैं। तो आप लोगों से पूछे जाएं अगर आप लोगों से कुछ ऐसे क्वेश्चन कि हाँ आप लोग जाना तो चाहते हैं आर्मी में पर आप लोग को ये चीजें पता नहीं है, तो काफी बुरी बात हो जाती है, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि ये एक गंदी बात है अगर आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग जा भी उस फोर्स में रहे और आप लोग उसके बारे में बेसिकली पता भी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन कम से कम आप लोगों को होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को ये बताना है फिलहाल के टाइम पर आर्मी के चीफ मैंने बता दिए, एयरफोर्स और नेवी के चीफ कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखता हूं किस किस को याद है, इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ओके। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। क्या क्या नया सीखा फीडबैक देकर जरूर जाना, और कैसा लगा आज का लेक्चर वो भी आप लोग जरूर बताना। एक एक पॉइंट जो है वो काफी क्रिस्टल तरीके से हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोगों ने पुलित्जर प्राइज के बारे में बातें की और हमारी कंट्री में किन किन पर्सनैलिटी को ये मिला हुआ है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, और एक क्वेश्चन भी था आप लोग का। क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया करो यार, अच्छा लगता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में ही सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। क्वेश्चन अगर ढंग से आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो इनको और ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट करने में मजा आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात करी ये एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। कल को कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले किसी भी चीज से रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग कोई कंफ्यूजन यहाँ पर होना चाहिए। तो ये समझो कि ज्योग्राफी का एक टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर कवर हो गया, अगर कल को कोई पूछ ले। क्वेश्चन भी था आप लोगों का, ये भी आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया, तो इसी तरीके से पार्टिसिपेट करने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो लेटेस्ट बिल्कुल आज की ही न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि कल न्यूज़पेपर में आप लोगों को पब्लिश होती नजर आएगी। यानी कि आप लोग यहाँ पर एक दिन पहले चल रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी डिटेल में मैंने कवर कर ली, काफी एक एक पॉइंट आप लोगों को बता दिया। कोई डाउट आप लोगों को इसको लेकर अब नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको दूर कर ही आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो डाउट साथ में लेके नहीं जाना है, ही छोड़कर जाना है।
इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की ये बेसिकली ग्रीन मैन्योर यानी कि ग्रीन खाद के बारे में, तो इसके बारे में काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से बातें की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर अवार्ड्स के बारे में बात की, और जो भी अवार्ड्स यहाँ पर दिए जाते हैं वो सारे मैंने बता दिए आर्मी के साथ में, और एक क्वेश्चन भी आप लोगों को अटेम्प्ट कराया, तो ये आप लोगों ने अच्छे से आंसर दिया इसका। तो इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोग करते रहना है। तो इसी तरीके से लगे रहिए, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए, और रेगुलर 2 वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलती हैं जिनमें करंट और स्टैटिक जो है वो मिक्स कर पढ़ाया जाता है। तो इनको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, अच्छे से चीजों को लेकर चल सकते हैं। ये दोनों वीडियो जो है इसके अंदर पूरा न्यूज़पेपर और यहाँ पर पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस और अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल रहते हैं। ठीक है, हालांकि कई बार कई सारे आर्टिकल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक नहीं कॉमन हो जाता है, रीजन ये रहता है कि वही न्यूज़पेपर ने कवर कर लिया और फिर वही अगर यहाँ पर पीआईबी ने कवर कर लिया, तो देखिए वो एक अलग चीज हो जाती है। पर लेकिन अगर बात करें थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का यहाँ पर हो जाता है। तो ऐसे देख सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी पीडीएफ यहाँ पर इकट्ठी मिल जाती है। और अभी आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराई थी, लेटेस्ट जो भी जीआई टैग है सारे के सारे मैंने प्रोवाइड करा दिए। ये वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। अभी कल परसों में मैंने आप लोगों को एक वीडियो और दी थी जिसमें ऑल इंडेक्स जो रैंक है वो सारी प्रोवाइड करा दी थी, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो आप लोगों को हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी, और पीडीएफ इनकी टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो जाकर इनको आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें। आंसर राइटिंग जरूर करते रहिए यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप में, इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।